दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल कालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मुगल कालीन भारत के अंतर्गत बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है बाबर से। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश कहाँ से जोड़ा था? तो याद रखिएगा, पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। फरवरी 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वो पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अगला प्रश्न है खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो सही उत्तर खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। खानजादा बेगम तैमूर राजकुमारी थी। वो उमर शेख मिर्जा की बड़ी पुत्री थी और ये बाबर की बड़ी बहन थी। अगला प्रश्न है बाबर की माता कौन थी? तो याद रखिएगा, बाबर की माता कुतलुग निगार खानम। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा दूती और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं तथा अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि और जागीरें प्रदान की। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। भारत में सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रथम कारण उसका विशाल तोपखाना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। शेर शाह ने सर्वप्रथम मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध 1528 में मुगलों की ओर से भाग लिया। खानवा के पश्चात बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करके 1528 में उसे पराजित कर दिया। चंदेरी व्यापार और राजनीति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था और चंदेरी की लूट में उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। इसी युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं की सेनाओं के बीच लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सही उत्तर खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बादशाह का विरुद्ध या उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा दुती और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा और पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। इसके बाद आप देखिए खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, यहाँ पर नोट कर लीजिए। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था 29 में। और चंदेरी का युद्ध जो है 1500, घाघरा का युद्ध आप देख लीजिए 1500, चंदेरी का युद्ध ये 1528 में और ये 1529 में हुआ था। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में, यहाँ पर 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तमगा नामक कर हटाया और जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है मुगल। देखिए, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध नेता जो है मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। अगला प्रश्न है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था। तो सही उत्तर है बाबर को काबुल में दफनाया गया है। 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई काबुल ले गई, जहां उसे एक उद्यान में दफना दिया गया। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो सही उत्तर कृष्णदेव राय। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। 1505 में वीर नरसिंह ने सालिव नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य में तुलुब राजवंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने 1529 में अपने मृत्यु से पूर्व अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अच्युत देव राय ने कृष्णदेव राय के जामाता राम राय को शासन में सहभागी बनाया था। अब आइए हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कन्नौज का युद्ध 1540 सही है। चौसा का युद्ध 1539 सही है। 1531 दादर का युद्ध सही नहीं है। 1535 चित्तौड़ का पतन सही है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का जो क्रम है, दौरा या देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर दिल्ली में।
हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा 1564 में करवाया गया था और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास जो कि ईरानी वास्तुकार था उसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो सही उत्तर बिलग्राम या कन्नौज के निकट। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य निर्णायक युद्ध था, जहां हुमायूं पराजित हुआ और वहां से भागकर आगरा गया, फिर वहां से लाहौर चला गया। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता छीन ली थी। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर स्टैनले लेनपूल का। ये कथन स्टैनले लेनपूल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार किया, किसको हराकर? तो सही उत्तर सिकंदर शाह को हराकर। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया और मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरी बार हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। उसने अपने पिता के इच्छानुसार अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और कामरान को काबुल और कांधार प्रांत दिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर शाह तहमास्प प्रथम। 1543 में हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान के शाह तहमास्प प्रथम जो कि साफाविद वंश का दूसरा शासक था, इसका शासनकाल 1524 से 1576 था। इसने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। शाह तहमास्प शिया मत का था। शाह तहमास्प और हुमायूं में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया। इस सहायता के लिए हुमायूं ने शाह को कंधार प्रदान करने और उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? तो सही उत्तर है ख्वांदा मीर को। ख्वांदा मीर की हुमायूंनामा, जिसे कानून हुमायूनी भी कहा जाता है, उसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से नवाजा था। अब आइए मुगल काल में अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अब्दुल्ला खां उजबे। 1562 में मालवा का सूबेदार मुल्ला पीर मोहम्मद था। दक्षिण भारत के शासकों की सहायता लेकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण किया। पीर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मालवा पर पुनः बाज बहादुर का अधिकार हो गया, लेकिन अकबर ने अब्दुल्ला खां उजबेक के नेतृत्व में एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए भेजी, जिसने बाज बहादुर को परास्त कर मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान जो है ये वह अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा को जाता था। किस वर्ष उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया था? तो सही उत्तर 1579 में। 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में मृत्यु हो गई। शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर गया। महमूद खिलजी ने 1455 में कब्र के चारों ओर बुलंद दरवाज़ा बनवाया और अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। दरगाह की पहली जियारत अकबर ने जनवरी 1562 में और आखिरी बार 1579 में आया। उसने दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा संपन्न की थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा से संबंधित है। आप देखिए कि किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो सही उत्तर फतुल्लाह शिराजी।
मीर फतुल्लाह शिराजी के सुझाव पर अकबर ने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में संशोधन किया और सबसे पहले मकुलत यानी बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत कराया। शिराजी फारस का निवासी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री था। अकबर ने सिराजी को दीवान और सद्र ए सुदूर का पद दिया। अबुल फजल ने सिराजी के आंतरिक आविष्कारों की चर्चा की। वैज्ञानिक और प्रामाणिक ढंग से इलाही संबंध के निर्माण का श्रेय शिराजी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर थॉमस स्टीफेंस। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। यह एक अंग्रेज जेसुइट पुजारी, मिशनरी, लेखक और भाषाविद था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था, आपको बताना है। तो ये था आसफ खां। गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक फैला था। वहाँ का शासक वीर नारायण था, लेकिन उसके वयस्क हो जाने के पश्चात भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में शासन की देखभाल कर रही थी। अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना की विजय के लिए नियुक्त किया। रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया और वीर नारायण के घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा। रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है। उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। बादशाह शरीयत को बदल सकता है। बादशाह उलेमा से ऊपर है और बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में बादशाह को शरीयत को बदलने का अधिकार प्राप्त था। बादशाह का पद उलेमा से उच्च था और बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था। इसलिए विकल्प ए का कथन उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574 सही नहीं है। तीर्थयात्री कर का बंद किया जाना 1563 सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना कराई गई। 1578 में इसे अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया गया। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है बख्तुन्निसा बेगम को। 1581 में अकबर ने काबुल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम, जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी, उसको दे दिया। लेकिन राजनीतिक प्रयोजन से हाकिम मिर्जा को पुनः कार्यभार सौंप दिया गया। यद्यपि सारी राजाज्ञाएं सुल्तान की बहन के नाम से ही जारी की जाती थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। तो सही उत्तर जॉन मिल्डन हॉल। 1599 से 1606 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से भारत मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत आया, जिसने सबसे पहले अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया। थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा और 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी किससे। तो सही उत्तर अत्यधिक मद्यपान से। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी। अकबर के तीनों पुत्रों में 2 पुत्रों मुराद और दानियाल की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राणा प्रताप की पराजय हुई और उनको अरावली की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सही उत्तर बदायूनी ने। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का कटु आलोचक था। उसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की है और अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताते हुए उसके इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की है। अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म 1540 में हुआ था। बादशाह अकबर की कटु आलोचना करने के कारण अकबर के जीवन काल में इसके ग्रंथ को छिपा कर रखा गया और जहांगीर के राज्यारोहण के पश्चात इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मालवा। देखिए, सबसे पहले मालवा, फिर गुजरात अभियान, फिर हल्दी घाटी, फिर कश्मीर, उसके बाद सिंध और फिर असीरगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर के सैन्य अभियानों का जो सही क्रम है, मालवा 1561, गुजरात 1572-73, हल्दी घाटी 1576, कश्मीर 1585-86, सिंध 1591 और असीरगढ़ 1601 ईस्वी। अकबर ने 1569 में रणथंभौर विजय और 1570 में मारवाड़ विजय की। गोंडवाना पर 1564 में अकबर का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर देखिए, सिंध विजय सबसे पहले, फिर उड़ीसा विजय, उसके बाद बलूचिस्तान और फिर कंधार विजय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर सिंध जीतने का उत्तरदायित्व दिया। 1591 में अब्दुल रहीम खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का शासक जानी बेग पराजित हुआ। राजा मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। 1595 में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और शीघ्र ही बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। कंधार पर्शिया के अधिकार में था। वहां के किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्शिया दरबार से खराब हो गए। 1595 में हुसैन मिर्जा ने किला मुगल सरदार शाहबेग को सौंपकर स्वयं मुगल सेवा स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना, दीन ए इलाही या हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही उत्तर हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है। आप जान लीजिए कि हल्दी घाटी युद्ध का संबंध अकबर की धार्मिक नीति से न होकर राजपूताना में राज्य विस्तार की नीति से था। अकबर के समय मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ का शासक हुआ और 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में मेवाड़ के राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर देखिए, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 है। जजिया की समाप्ति 1564 है। इसके बाद आप देख सकते हैं इबादत खाना का निर्माण और दीन इलाही की स्थापना है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही एक धर्म था किसके अनुसार? तो सही उत्तर अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार। इस नवीन संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देने वाला पहला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी है। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की गई और दीन ए इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय को धर्म की संज्ञा सबसे पहले बदायूनी ने दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? विवाह संबंध, धार्मिक सहिष्णुता, उच्च पद प्रदान करना या जीते हुए प्रदेश वापस करना। तो सही उत्तर जीते हुए प्रदेश वापस करना। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इसके अंतर्गत राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, धार्मिक सहिष्णुता की नीति और राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना आदि शामिल था। अकबर ने जीते हुए प्रदेशों को वापस करने की नीति नहीं अपनाई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला कबीला कौन था? ऑप्शन है राठौड़, चौहान, कछवाहा या सिसोदिया। तो
तो सही उत्तर कछवाहा। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा था। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरखाबाई यानी जोधाबाई के विवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुदृढ़ किया। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये किसने कहा था? तो सही उत्तर स्टैनले लेनपुल ने। स्टैनले लेनपुल के अनुसार अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। वी.ए. स्मिथ के अनुसार मनुष्यों का जन्मजात शासक। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। और एल्फिंस्टन के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। अगला प्रश्न है, महजर जारी करने का वर्ष कौन सा था? तो उत्तर है 1579। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1573 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है और महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर अकबर ने। 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया। इस फतवे में अकबर को इमाम आदिल, सुलातनुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और जिल्ले अल्लाह घोषित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अहमदनगर। अकबर ने 1591 में दक्षिण राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश मुगलों की सीमा से सबसे नज़दीक था। उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। इस समय अहमदनगर पर चांद बीबी का नियंत्रण था। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। ये उसका अंतिम आक्रमण था और असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इस किले को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। अगला प्रश्न है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1575 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। साम्राज्य विस्तार और शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सकें। इसके 2 वर्ष पश्चात 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। मनसब का अर्थ श्रेणी या पद है और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रथा यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, फिर भी यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी? तो सही उत्तर है असीरगढ़। अकबर ने 1591 में शेख अबुल फजल के भाई फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा, जिस पर खानदेश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। परंतु इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मीरन बहादुर उत्तराधिकारी बना, जिसने अकबर की अधीनता ठुकरा दी। इसलिए 1599 में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया। मीरन बहादुर ने अपने को असीरगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। अकबर ने धन का प्रलोभन देकर दुर्ग के कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। फलस्वरूप 1601 में मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया और असीरगढ़ पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ
और ये मुगल सम्राट अकबर की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं है? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या लाहौरी। तो सही उत्तर लाहौरी। अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद थे। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का समकालीन था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर के विरुद्ध। 1581 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? तो सही उत्तर हुमायूं की। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ। ये अकबर की माँ थी। अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं का जन्म माहम सुल्तान के गर्भ से हुआ था। कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से और हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो सही उत्तर है गुजरात विजय। गुजरात विजय 1572 की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया और सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया। गुजरात का शासक मुजफ्फर तृतीय था, जिसका संरक्षक एतियाद खां था। एतियाद खां ने अकबर को गुजरात विजय के लिए आमंत्रित किया था। मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। अधम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा अभियान शुरू हुआ था। मेवाड़ अभियान 1567-68 में जहां का शासक उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता की राजधानी चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने ही मुगलों को मलिन विदेशी कहा था। अगला प्रश्न है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो सही उत्तर आपका है बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय यानी खानदेश 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो सही उत्तर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म। देखिए, फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। आगरा से 37 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर अवस्थित है। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था और जो कि वर्तमान आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। बाबर का प्रपौत्र अकबर ने संतान सभी उपायों में असफल होने पर अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास 1568 में उत्तराधिकारी की प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए सीकरी की यात्रा की। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 30 अगस्त 1569 को अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर माहम अनगा, ऑप्शन ए। अकबर की धायमा माहम अनगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इतिहासकारों ने इस काल को 1560 से 1564 को पर्दा शासन या स्त्री शासन कहा है। अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान कर अपना वकील सल्तनत अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अकबर के समय का पहला विद्रोह 1564 में उजबेगों ने किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो सही उत्तर हेमू। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिसमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1566 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ।
हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो सही उत्तर कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। कर्नल टॉड ने उदय सिंह के बारे में कहा कि मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता यदि वहाँ का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम न अंकित करता। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के नौरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा या टोडरमल? तो सही उत्तर बैजू बावरा। बैजू बावरा अकबर के समय का संगीतज्ञ था, किंतु वह दरबार से संबंधित नहीं था। तानसेन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। अकबर के नौरत्नों में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल हमीद खान खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा थे। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। उसने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपने पैतृक जागीर या वतन जागीर पर भी शासन करने के अधिकार दिए थे, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं था। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन कराया था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी रानी थी कहाँ की? आपको बताना है। तो सही उत्तर बीजापुर की। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। इसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ। 1580 में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 9 वर्षीय को बीजापुर के 6ठे सुल्तान की अभिभाविका बन गई। 1584 में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। संकट की इस घड़ी में चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास या राजा मान सिंह? तो सही उत्तर अब्दुल रहीम। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति और तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब्दुल रहीम का प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर अकबर ने। मीर सैयद की सेवाएं सबसे पहले हुमायूं ने अपने निर्वासन काल से ही ली थी। अकबर के काल में मीर सैयद एक प्रमुख चित्रकार बना रहा। उसकी देखरेख दास्तान अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ हुआ और आईने अकबरी के अनुसार दसवंत एक कहार का बेटा था। इसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया। 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह आम्बेर या आमेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। ये अकबर के नौरत्नों में एक था। अकबर ने इन्हें फरजंद या पुत्र की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को राजा और कबीराय की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदुओं में केवल बीरबल ने तौहीद इलाही या दीन इलाही स्वीकार किया था। रहीम अथवा अब्दुल रहीम खां ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो सही उत्तर हरिविजय सूर्य को।
हरिविजय सूर्य वह जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्वता और चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूर्य भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, वो क्या था? तो सही उत्तर, उसने कई धर्मों, जातियों और राज्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। ये भारत के बहुत कम राजाओं में था। अगला प्रश्न है, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो सही उत्तर, अकबर ने। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया। ये मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसका मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का गठन किया। मनसब सैनिक अथवा असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था। ये व्यवस्था स्थानांतरणीय थी, आनुवंशिक नहीं। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के 3 प्रमुख अंगों सामंत सेना और नौकरशाहों को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित कर दिया। न्यूनतम मनसब अंक 10 था और अधिकतम 10,000 था। 10,000 के मनसब का सर्वोच्च मनसब युवराज सलीम को दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया। सामान्यतः नियुक्तियां केवल 5,000 के मनसब तक ही की जाती थीं। केवल विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया, जैसे मिर्जा अजीज खोका और राजा मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर, जब्ती। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली, टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप दिया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो सही उत्तर, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और इनका जन्म 16वीं सदी में पूर्वार्ध में बांदा में हुआ था और ये अकबर के समकालीन थे। सिखों के गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी किस पर? तो सही उत्तर है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। सुलह कुल की धारणा वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति यानी सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई और 1582 में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, उसका अभिप्राय क्या था? तो सही उत्तर, ईश्वर की एकता। शेख मुहिउद्दीन इब्न उल अरबी ने सूफी मत में वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वहदत उल वजूद से तात्पर्य ईश्वर की एकता से है, यानी भगवान सर्वव्यापी है और सभी में उसकी झलक है। अगला प्रश्न है, निम्न मुगल शासकों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, स्वीकार किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर। अकबर ने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रथाओं को मनाया। उसने झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत की और एक जैसा हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों को मनाया। उसने गाय का मांस खाना बंद कर दिया, 24 घंटे अपने महल में दीप प्रज्वलित करके रखा, शिकार पर जाना बंद कर दिया, पक्षियों की अनावश्यक हत्या रोकने की कोशिश की। उसने सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया। मुगल कालीन इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए थे? तो सही उत्तर अकबर।
अकबर द्वारा सीताराम की आकृतियों और रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुगल कालीन इतिहास के अंतर्गत बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।